हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसमें गणित जो है एक अहम भूमिका में आता है। तो आज हमने उसमें से एक चैप्टर लिया है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसके अंतर्गत आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित और उनकी जो भी ऑपरेशन होते हैं उस पर बेस्ड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं लेकर के आया हूं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। और ये प्रश्न आपको कक्षा 9 और 11 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यदि ए, बी और सी तीन पूर्णांक हैं तो ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये कौन से नियम के अंतर्गत लिखा गया है? ए सहचर्य नियम, बी क्रम विनिमय नियम, या फिर बंटन का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंटन का नियम, यानी ऑप्शन सी वाला। बंटन का मतलब है कि वो बटना, जैसे आपने 2 इंटू 3 प्लस अगर मान लिया 4 कर लिया, तो अगर आप इसे सॉल्व करते तो ये आ जाता 4 3 7 दूनी 14, यानी 2 इंटू 7 यानी 14। लेकिन अगर आप इसको बंटित मतलब इसको विस्तारित कर देते, 2 को आप 3 से पहले गुणा कर लेते प्लस फिर 2 को 4 से गुणा करते, तो देखिए 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14, यानी ये क्या है, इस पर बंटन का नियम लग गया है। और इस बंटन के नियम को जो है आप दूसरी भाषा में इसे वितरण का नियम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, वितरण का नियम। तो आप ये लोग याद रखें, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है किस नियम के अंतर्गत, तो आप उसका आंसर बता पाएंगे। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले बच्चों, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q कभी 0 ना हो। और ऐसी संख्या जिनको हम यूं समझ सकते हैं, भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि जो भी आपकी पॉइंट देखिए, अंडर रूट 9 है बच्चों, तो 9 को आप लिखोगे वर्गमूल इसका 3 मिलेगा और 3/1 लिख सकते हैं। तो ये तो पहले नंबर पर ए ही सही है। आपको पाई बता दूं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये अगर 22/7 आ जाए तो ये परिमेय संख्या है। ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, इसलिए पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। 3/7 अंडर रूट है, तो अगर आप 3 का अंडर रूट देखें नहीं निकल पाएगा, तो रूट 3 हो जाएगा और 4 का 2। और अगर कोई और ये जो है अंडर रूट 3 जो है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। और ये देखिए 81, किसी भी संख्या को घन जो है 81 नहीं होता, तो इसलिए ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये अपरिमेय है आपकी, ये भी अपरिमेय है और ये भी। याद रखना है, अगर कहीं पाई आता है तो इसको आप सदैव अपरिमेय ही रखेंगे। शून्य क्या है? देखिए शून्य जो है हमारी प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। और आपने पढ़ा होगा पूर्णांक, यानी जब उसमें परिमेय संख्या में 0 को मिला दिया जाता है तो ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसका मतलब शून्य जो है बच्चों एक पूर्णांक संख्या है, न वो अभाज्य संख्या है, न वो विभाज्य संख्या है, और ना ही वो प्राकृतिक संख्या है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 4/11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है एक ऐसी संख्या एग्जिस्ट करती है जिसे इसमें ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू 0 अगर आ जाती है तो वो संख्या हमारी योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो हर संख्या अगर ये जैसे 4/11 है, अब आप इसमें कितना जोड़ोगे? प्लस का अगर हमें जोड़ना हो तो हम माइनस का 4/11 जोड़ दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। तो यानी किसी संख्या में अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें उतनी संख्या नेगेटिव जोड़ दी जाए, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसका सी वाला हो जाएगा। अगर हम 4/11 में -4/11 जोड़ेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी बच्चों 0। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। -7 का गुणात्मक
प्रतिलोम क्या होगा। ये गुणात्मक प्रतिलोम की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इसका यह मतलब हुआ कि हम इस -7 और एक ऐसी संख्या ढूंढ के लाएं जिसका मल्टीप्लिकेशन करें और उसकी वैल्यू 1 आए। इसका मतलब अगर मैं इसको निकालूं तो ये -7x इक्वल टू 1 आएगा, तो x इक्वल टू -1/7, यानी -1/7 यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इनमें से कोई नहीं। या आप ऐसे समझ सकते हो, -7 को किस संख्या से गुणा किया जाए, यानी -1/7 से, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। 7 एकम -1 इंटू -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1। अब आपके समझ में आ गया होगा। निरपेक्ष मान का मतलब होता है मॉड, तो -7 इसका मॉड, मॉड चाहे आप पॉजिटिव संख्या का निकालें या नेगेटिव संख्या का, उनकी वैल्यू सदैव पॉजिटिव ही आती है। तो इसका मतलब -7 का जो निरपेक्ष मान होगा बच्चों, वो हमारा कितना होगा, डी यानी 7 आएगा। संख्या -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो इसको 1 लाना है, तो इसका मतलब जो साइन आपको उसी से गुणा करना है, 2/3 माइनस इसको क्या करते हैं, अगर कोई भिन्न में संख्या हमको मिल जाती है तो हम उसका हर का अंश और अंश का हर कर देते हैं, यानी -3/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 3 3 2 2 कट जाएगा, -1 इंटू -1 ये हो जाएगा 1। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जा रहा है -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हो जाएगा -3/2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है .35 √11 √36 में अपरिमेय। अपरिमेय वह संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए अगर .3 की बात करें तो 3 इसे 10 लिखा जा सकता है, डेसिमल हटा के। 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, जैसे √11 है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √8 है, √13, यानी जिनका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते, याद रखना है वो संख्या सदैव अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए यहाँ से 11 जो है ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि रूट जो 36 है, ये 36 6 का वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग 6 36, इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 36 को हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, 6/1 लिखा जा सकता है, जो कि एक P/Q के फॉर्म में है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय, अगर उनके वर्गों का समुच्चय किया जाए तो वो किसके लिए बंद होगा, तो ये होता है बच्चों गुणन के लिए। ठीक है, गुणन में जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो प्राकृतिक संख्या में सदैव हमारा जो गुणन के लिए होता है उसके लिए समुच्चय बंद रहता है। इस सेट की बात की जा रही है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स देन ए बी इक्वल टू 0 2। अब आप देखिए, कभी भी बच्चों दो संख्याओं का अगर गुणनफल 0 आता है तो उसके लिए निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं यहाँ पर या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। मतलब या लगाना पड़ेगा, कभी भी दो संख्याएं 0 नहीं हो सकती, 0 इंटू 0 नहीं आप कर सकते, क्योंकि डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी कोई दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, या तो उसमें से एक संख्या 0 होगी, या तो ये या फिर बी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। √3 1 है, अभी मैंने बताया था रूट जिसके अंदर लग गया पूर्ण वर्ग नहीं, वो सदैव सदैव अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल आप रट लीजिए या इसे आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, यदि n एक धन पूर्णांक है तो √n यानी एक धन पूर्ण संख्या है, अगर एक धन पूर्ण संख्या है तो √n क्या होगा। तो ये कभी देखिए, इसके लिए आपको आंसर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, देखिए अगर ये n मान लिया 4 है, हमने इसका रूट लिया तो 2 आया, तब तो ये परिमेय संख्या हो गई। लेकिन बाय द वे मैंने n की वैल्यू 3 ले लिया तो √3 ये अपरिमेय। तो इसका मतलब ये हो गया √3, इसका मतलब ये संख्या कभी धन पूर्णांक या कभी अपरिमेय, मतलब धन पूर्णांक भी हो सकती है ये वाली, या अपरिमेय हो सकती है।
इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर 12वें का मेरे हिसाब से आंसर सबसे उपयुक्त डी ही रहेगा। अगर मैं प्रश्न 13 की बात करूं, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है, यानी कैसा होता है, तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, वो एक देखिए परिमेय संख्या हो सकता है अब और अपरिमेय भी, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर किसी धनात्मक। तो अब आप चूंकि जो वास्तविक संख्याएं होती है जिसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं, इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं, तो ऐसी संख्याओं को मिलाने पर वास्तविक संख्या बनती है। तो किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अगर नहीं मालूम तो आप वास्तविक संख्याओं को पढ़ लीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या बनेगी वो हमारी हो जाएगी। अगर मैं 14 की बात करूं, दो पूर्णांकों का योग सदैव कैसा होगा, तो अगर दो पूर्णांक है तो उनका अगर हम कभी भी जोड़ें तो वो रहेगा पूर्णांक ही। क्यों, अगर हम 0 + 1 करें, 1 आएगा, 1 एक पूर्णांक है, या -1 + 1 करें, सॉरी प्लस का अगर 1 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, 0 भी पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों का योग सदैव जो है वो पूर्णांक ही होता है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है 105 × 3 × 5। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, उसको अब आपको तीन संख्या जैसे ले लो, 2 × 3 × 4। पहले हम कहें नहीं भाई 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 2 3 6 24, या मैं कहूँ 2 × 3 × 4, 4 3 12 दूनी 24। तो इस नियम को हम लोग क्या करते हैं, सहचर्य नियम कहते हैं, यानी उसका अगर साथ भी गुणा में अगर हम तीन संख्याएं अगर मैं उनका साथ भी छोड़ दें, एक दूसरे को पहले को दूसरे से गुणा करें या तीसरे को पहले से गुणा करें, गुणनफल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं सहचर्य नियम। तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों डी वाला हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 16वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, √5 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल गलत बात है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो ये परिमेय न होकर के अपरिमेय संख्या, तो ये तो बात गलत हो गई। अगला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी होती है। अब यहाँ पर 16वें के लिए ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या भी होती, कभी नहीं। अगर वो √3 है तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत हैं। तो इसका अगला मैं देखता हूँ कि इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए आगे ये आ गया आपके सामने, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय मिलकर के बनाती हैं। अब 16/225 एक अपरिमेय कभी नहीं हो सकता, क्यों, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 225 का 15 15 225 हो गया, 4/25 ये एक परिमेय संख्या है, ना कि एक अपरिमेय संख्या है। कुल मिला के ये प्रश्न आपके समझ में जरूर आया होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है 0.25 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक मैंने बताया था कि भाई 0.25 को किसी एक ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो हम कहते हैं वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो x बराबर 1/0.25 करोगे, जैसे पॉइंट हटाओगे 100 हो जाएगा, 25 से कम 25 चक्कू 100। इसका मतलब 0.25 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा बच्चों वो कितना आएगा, 4, यानी ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर हम अगले अगर प्रश्न की बात करूं तो आपके सामने एक 18वां प्रश्न है, 3 - mod -3 का मान क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने बताया था बच्चों 3 - mod 3, तो 3 माइनस और mod की जो वैल्यू होती है या जो mod होता है उसकी वैल्यू सदैव पॉजिटिव होती है, भले ये अंदर -3 हो, लेकिन इसको हम ट्रीट करेंगे +3 की जगह, और पहले ही 3 माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 - 3। और इस हिसाब से अगर आप इसको हल करोगे तो इसका जो आंसर है वो आपका 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से ऑप्शन ए को हम लोग
टिक कर लेंगे। अगर मैं 19 की बात करूं, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तथा इनमें से कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, दोनों में पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इनमें उनके बीच कोई एक अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। यानी दोनों पूर्ण वर्ग है नहीं। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो आप जब भी उनका गुणा करोगे, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो मान लिया 1 2 ले लिया, 1 3, और अगर आप उनका मल्टीप्लाई करो 6, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, तो यानी ये अपरिमेय संख्या बनेगी। तो इसमें से पूछ रहा था कि बीच में एक संख्या अपरिमेय कौन सी होगी। वो बच्चों अंडर रूट ए भी होगी, ए माइनस बी नहीं होगी, और ए प्लस बी बाई 2 भी नहीं होगी। और ये जो है आपकी, चूंकि उसने अपरिमेय संख्या की बात करी है, इसलिए इसका आंसर यहां से सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x कोई पूर्णांक है तथा x इज ग्रेटर देन 0, तो x को संतुष्ट करने वाली संख्याएं कौन होंगी। कोई भी पूर्णांक होगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी आता है। अगला आता है कोई भी धन पूर्णांक, बिल्कुल सही है। अगर 0 से कोई संख्या बड़ी है तो वो सदैव कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। कुल मिला के ये 20 प्रश्न थे। संभवतः ये प्रश्न आपको पसंद अगर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीएमएसएसबी की तो 100% इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप निराश नहीं होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।